आप सबका स्वागत है। आज की नई कहानी में सुनते हैं। आज की नई और मोटिवेशनल कहानी एक राजकुमार था जिसका नाम चंद्रसेन था। राजकुमार चंद्रसेन, जो अपने पिता की तरह निडर, बुद्धिमान और साहसी था, जिसको शिकार और घुड़सवारी बेहद प्रिय थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल की हरियाली पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, वह अपने शानदार सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। घोड़े की टाप की आवाज घने पेड़ों के बीच गूंज रही थी और ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रहे थे। पक्षियों की मधुर चहचहाहट से सारा जंगल गूंज रहा था। अचानक इस शांत और सुरम्य वातावरण में एक मोहक बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दी, जिसने उसे ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। यह कौन है जो इतनी सुरीली धुन बजा रहा है? वह भी जंगल के कोने में। चंद्रसेन ने अपने घोड़े की लगाम खींची और धुन की दिशा में चल पड़ा। वह एक विशाल पेड़ के पास रुक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी एक सुंदर युवक हाथ में बांसुरी लिए पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। स्वागत है राजकुमार, मेरा नाम अमर सिंह है। शायद मेरी बांसुरी की धुन आपको यहां तक खींच लाई। हाँ, ये सच है। इतनी मधुर धुन मैंने पहले कभी नहीं सुनी। तुम्हारा परिचय क्या है? अमर सिंह। और तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं एक साधारण बांसुरी वादक हूं राजकुमार। ये जंगल ही मेरा घर है। मैं यही रहता हूं प्रकृति के बीच। राजकुमार चंद्रसेन अमर सिंह की मधुर आवाज और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हो चुका था। उसने अमर सिंह से और बात करने की इच्छा जताई। क्या तुम अपनी बांसुरी की धुन दोबारा सुना सकते हो? मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूं। क्यों नहीं राजकुमार, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अमर सिंह ने फिर से बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। अचानक चंद्रसेन को चक्कर आने लगे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। अमर सिंह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह राजा भवानी सिंह महल के आंगन में चिंतित मुद्रा में खड़ा था। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मंत्री शंकरनाथ उनके पास खड़ा था। शंकरनाथ, राजकुमार चंद्रसेन कल सुबह शिकार के लिए जंगल गया था, लेकिन इतनी रात हो गई और वह अभी तक वापस नहीं आया। यह पहली बार हुआ है कि उसने बिना सूचना दिए इतनी देर कर दी हो। महाराज, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, परंतु जंगल में खतरों की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि राजकुमार किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हों। दुर्घटना मेरे चंद्रसेन के साथ नहीं हो सकती। मैंने सैनिकों को जंगल के कोने कोने में भेजा है, लेकिन उन्होंने कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया। सैनिकों ने चंद्रसेन को बहुत ढूंढा, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चला। 1 महीना बीत चुका था। राजकुमार चंद्रसेन के गायब होने की घटना ने पूरे महल को गमगीन कर दिया था। हर तरफ उदासी का माहौल था। रानी रुक्मिणी का रो रो कर बुरा हाल था। सुबह के समय रानी रुक्मिणी एक झूले पर बैठी थी। उनकी आंखों में चिंता और उदासी साफ झलक रही थी। उनके पास बैठी राजकुमारी चंद्रलेखा अपनी मां को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं मेरा चंद्रसेन जीवित भी है या नहीं। इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं है। मेरा दिल कहता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। मां, आप परेशान मत होइए। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। भैया जरूर लौटेंगे। वह बहुत साहसी हैं। एक दिन बगीचे में मंत्री शंकरनाथ के साथ भवानी सिंह खड़े हुए थे। तभी अचानक एक अजनबी महल के द्वार पर आ पहुंचा। वह कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह था। महाराज, मेरा नाम अमर सिंह है। मैं आपके पुत्र राजकुमार चंद्रसेन के बारे में जानता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? जल्दी बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, मैं आपको राजकुमार चंद्रसेन तक ले जा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जंगल चलना होगा। राजा भवानी सिंह तुरंत अमर सिंह के साथ जंगल की ओर चल पड़े। अमर सिंह राजा भवानी सिंह और कुछ सैनिकों को एक घने वृक्ष के पास ले गया। वहां राजकुमार चंद्रसेन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके कपड़े और शरीर पत्तों और मिट्टी से लथपथ था। चंद्रसेन, मेरे पुत्र, आंखें खोलो। राजा भवानी सिंह राजकुमार चंद्रसेन को हिलाने लगे। कुछ देर बाद चंद्रसेन होश में आ गया। चंद्रसेन ने कहा, मैं यहां कैसे आया? ये कौन सी जगह है? भवानी सिंह ने कहा, तुम पूरे 1 महीने से बेहोश थे। हमें तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम बेहोश कैसे हुए? नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी याद नहीं। आखिरी बात जो मुझे याद है वह बांसुरी की मधुर धुन थी। उसके बाद सब धुंधला सा हो गया था। कोई बात नहीं,
चंद्रसेन, तुम सही सलामत हो, मेरे लिए यही काफी है। राजा भवानी सिंह बोले, अमर सिंह, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम में ढेर सारी मुद्राएं देना चाहता हूं। महाराज, मुझे मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, बस मुझे कुछ काम दे दीजिए। अगर आप मुझे अपने महल में स्थान देंगे तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है। तुम्हें अब से महल में स्थान दिया जाएगा। तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। राजा भवानी सिंह, अमर सिंह और राजकुमार चंद्रसेन के साथ महल लौट गए। महल में लौटते ही रानी रुक्मिणी और राजकुमारी चंद्रलेखा राजकुमार चंद्रसेन को देखकर खुशी से रोने लगी। माँ, मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं। राजा भवानी सिंह अमर सिंह की ओर देखते हुए बोले, यह अमर सिंह है, इसने हमारे चंद्रसेन को बचाया है, अब यह हमारे महल का हिस्सा होगा। हम आपके आभारी हैं। अमर सिंह, आपने हमें हमारी खुशी वापस दिलाई है। अमर सिंह के चेहरे पर हल्की रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि सारा बांसुरी की धुन का रहस्य है। उस दिन से अमर सिंह महल की साफ सफाई के कार्य में लग गया। महल में एक नए व्यक्ति को सफाई करते हुए देख मंत्री शंकरनाथ चौंक गए। महाराज, यह अमर सिंह कौन है और आपने इसे इस महल में क्यों रखा है? शंकरनाथ, अमर सिंह ने मेरे पुत्र चंद्रसेन को ढूंढा है। वह बहुत ही साधारण और ईमानदार युवक है। उसने इनाम में मुद्राएं नहीं मांगी, बल्कि महल में काम करने की इच्छा जताई, इसलिए मैंने इसे सफाई का काम सौंपा है। यह सब बहुत विचित्र है। क्या आपने इस पर पूरी तरह भरोसा कर लिया? शंकरनाथ, कभी कभी हमें लोगों की नीयत पर विश्वास करना पड़ता है। अमर सिंह ने मेरी मदद की है, वह भरोसे के लायक है। रात के समय राजा भवानी सिंह महल की छत पर चिंतित अवस्था में खड़े थे। तभी वहां अमर सिंह आ पहुंचा। महाराज, आप इतनी रात को यहां पर क्यों टहल रहे हैं? क्या कोई चिंता है अमर सिंह? एक राजा के जीवन में चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। एक राजा को अपने राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी उठानी होती है। ये जीवन इतना आसान नहीं है महाराज। मैं आपकी सारी चिंताएं दूर कर सकता हूं। मैं एक बांसुरी बजाने वाला हूं और मेरी एक धुन ऐसी है जो सुनने वालों को गहरी शांति देती है। अगर आप हुक्म दें तो मैं आपके लिए वह धुन बजा सकता हूं। ठीक है अमर सिंह, मुझे सुनाओ तो शायद इससे मुझे कुछ राहत मिल जाए। अमर सिंह ने बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। कुछ ही देर में राजा भवानी सिंह नींद की आगोश में आ गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि अमर सिंह उनके सामने बैठा हुआ था। महाराज, आपने ही मुझसे कहा था कि अब से मैं आपका सलाहकार हूं। मुझे आपकी सेवा करने का आदेश मिला है। राजा भवानी सिंह को पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। बांसुरी की धुन ने उन्हें पूरी तरह सम्मोहित कर दिया था। ठीक है अमर सिंह, अब से तुम मेरे सलाहकार हो। मैं तुम्हारी बात का सम्मान करता हूं। कुछ ही देर में राजा भवानी सिंह ने एक सभा बुलाई। उनके साथ अमर सिंह खड़ा था। आज से अमर सिंह मेरा सलाहकार होगा। उसने मेरी और मेरे पुत्र की बहुत मदद की है। मैं चाहता हूं कि महल के सभी लोग इसका सम्मान करें। महाराज, लेकिन यह एक साधारण सफाई कर्मी है, इसे सलाहकार बनाना क्या उचित है? शंकरनाथ बोले, शंकरनाथ, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। अमर सिंह पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन से मंत्री शंकरनाथ ने अमर सिंह पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। एक रात जब अमर सिंह चुपचाप महल के तहखाने की ओर बढ़ रहा था, उसके हाथ में एक छोटी सी मिसाल थी। अमर सिंह के कदम एक अभिमंत्रित कक्ष के सामने रुक गए। कक्ष के द्वार पर रंग बिरंगे धागे बंधे हुए थे। अमर सिंह ने कक्ष के द्वार को खोलने की कोशिश की ही थी, तभी शंकरनाथ वहां पहुंच गए। अमर सिंह, मैं जानता था कि तुम कुछ छिपा रहे हो। इस कक्ष में प्रवेश वर्जित है। तुम यहां क्या कर रहे हो? मंत्री जी, क्या आपको यही लगता है कि आप मुझे रोक सकते हैं? तुम आखिर कौन हो और इस कक्ष में जाने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मंत्री जी, आप जो देख रहे हैं वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन अब समय नहीं है आपको समझाने का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप बस एक बार मेरी बांसुरी की धुन सुनिए, इससे आपको शांति मिलेगी। अमर सिंह ने बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन सुनते ही शंकरनाथ की आंखें बंद हो गईं। अचानक वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े।
मंत्री शंकरनाथ के चीखने की आवाज सुनकर तहखाने के बाहर सैनिक इकट्ठा हो गए। सैनिकों के आने से पहले अमर सिंह वहां से भाग चुका था। सैनिकों ने तेजी से भागते हुए राजा भवानी सिंह को सूचना दी कि उनके मंत्री शंकरनाथ को रहस्यमय ढंग से मृत पाया गया है। राजा भवानी सिंह तुरंत वहां पहुंचे। शंकरनाथ की मौत के रहस्यमय अंदाज ने राजा के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए। अगले दिन राजा भवानी सिंह अपने पुत्र चंद्रसेन से बोले, चंद्रसेन, मंत्री शंकरनाथ की मृत्यु इतनी रहस्यमय है कि मेरा मन अशांत है। हमें समझना होगा कि आखिर यह सब कैसे हुआ पिताजी। ऐसा लगता है जैसे यह किसी गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है, लेकिन समझ नहीं आता कि कौन कर सकता है और क्यों। चंद्रसेन ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वहां एक तांत्रिक आ पहुंचा। राजा भवानी सिंह ने तांत्रिक को देखा और कहा, तांत्रिक देव, वर्षों बाद आपको देख रहा हूं। यह चमत्कार जैसा लगता है कि आप यहां आए हैं। तांत्रिक गंभीर होकर बोले, महाराज, यह प्रसन्नता का समय नहीं है। मुझे इस महल में एक अजीब ऊर्जा महसूस हुई है जो मुझे यहां खींच लाई। यहां कुछ बड़ा अनिष्ट होने वाला है। तांत्रिक ने राजा भवानी सिंह और चंद्रसेन को गौर से देखा और कहा, तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र पर किसी जादू का साया है। हाल ही में क्या कोई रहस्यमय घटना घटी है? चंद्रसेन चौंकते हुए बोले, हाँ तांत्रिक देव, 1 महीने पहले मैं जंगल में बेहोश हो गया था। मुझे कुछ याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं महल में था और कल रात मंत्री शंकरनाथ की अजीब ढंग से मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था। तांत्रिक सोच में डूब गया। तभी अमर सिंह वहां आया और तांत्रिक को देखकर नजरें चुराता हुआ तेजी से चला गया। तांत्रिक बोले, महाराज, यह व्यक्ति कौन है? यह अमर सिंह है। इसी ने मुझे बताया था कि चंद्रसेन कहां बेहोश पड़े थे। वह मेरा खास सलाहकार है। राजा ने उत्तर दिया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, यह साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने इसे एक शक्तिशाली जादूगर के साथ देखा है। वह जादूगर बांसुरी की धुन से लोगों को सम्मोहित करता है। मुझे शक है कि अमर सिंह महल में किसी बड़े उद्देश्य से आया है। राजा भवानी सिंह और तांत्रिक ने अमर सिंह पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने देखा कि अमर सिंह चुपके से महल से बाहर जा रहा था। राजा ने उसका पीछा किया। अमर सिंह जंगल की ओर बढ़ा और एक झोपड़ी में चला गया। राजा ने झोपड़ी में झांक कर देखा। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। बूढ़ी औरत अमर सिंह से बोली, क्या कुछ पता चला? मुझे शक है कि वह महल के गुप्त द्वार में है, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो शंकरनाथ आ गए और मुझे उन्हें मारना पड़ा। अमर सिंह ने कहा। यह सुनकर राजा भवानी सिंह की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। बूढ़ी औरत ने कहा, उसके दाहिने हाथ पर त्रिशूल का निशान होगा, वही तुम्हें तुम्हारी खोज की ओर ले जाएगा। अमर सिंह ने कहा, आज मैं किसी भी हाल में उस गुप्त द्वार को खोलूंगा। राजा ने तुरंत तांत्रिक को बुलाया। अमर सिंह महल के तहखाने की ओर बढ़ा और पुराने धूल भरे द्वार के पास रुक गया। जैसे ही वह द्वार खोलने की कोशिश कर रहा था, राजा भवानी सिंह और तांत्रिक प्रकट हो गए। अमर सिंह, तुम्हारा राज खुल चुका है। चंद्रसेन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तलवार खींचते हुए कहा, तुमने मुझे जंगल में अपनी बांसुरी से बेहोश किया और खुद को मेरा सलाहकार घोषित करवा लिया। अब तुम पकड़े गए हो। अमर सिंह ने गुस्से में बांसुरी निकाली और कहा, यह बांसुरी मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मैं किसी को भी वश में कर सकता हूं। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और बांसुरी आग पकड़कर राख हो गई। तभी रुक्मणी वहां आ पहुंची और गुस्से में बोली, अमर सिंह, तुम झूठे हो। अमर सिंह ने कहा, मैं झूठा नहीं हूं। मेरी बहन को राजा भवानी सिंह ने मेरी मां से छीन लिया था। मैं उसे खोजने आया हूं। तांत्रिक जोर से हंसते हुए बोले, तुम्हारी बहन में विशेष शक्तियां हैं। हम उसकी बलि देकर संसार पर शासन करेंगे। तभी अमर सिंह ने देखा कि राजकुमारी चंद्रलेखा की कलाई पर त्रिशूल का निशान था। तुम मेरी बहन हो, अमर सिंह बोले। अमर सिंह ने अपनी जेब से दूसरी बांसुरी निकाल ली। उसकी आंखों में क्रोध और आत्मविश्वास छलकने लगा। तुमने क्या सोचा था कि मैं यहां तैयार होकर नहीं आया? उस जादूगर ने मुझे यह बांसुरी दी थी। यह मेरे पास आखिरी उपाय है। जब खतरा सबसे ज्यादा हो, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब इसका समय आ गया है। अमर सिंह ने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया।
बांसुरी की धुन कक्ष में गूंजने लगी। तांत्रिक चंद्रसेन और रुक्मणी चक्कर खाकर जमीन पर मृत होकर गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? अब तुम्हें यहां से ले जाने का समय आ गया है। चलो बहन, माँ हमारा इंतजार कर रही है। अमर सिंह अपनी बहन चंद्रलेखा को लेकर अपनी माँ राधा के पास आ पहुंचा। राधा अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गई। मेरी बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। राधा ने कहा, मेरी तलाश अब खत्म हो गई है। हम सब अब एक साथ हैं। तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अमर सिंह ने अपनी बड़ी बहन को ढूंढकर अपने परिवार को फिर से एक कर दिया। कहानी की सीख है, चाहे सच कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए, वह एक दिन उजागर हो ही जाता है। सच्चाई ही सबसे बड़ा बल है। किसी के साथ अन्याय या छल करके खुशहाल जीवन नहीं जिया जा सकता। अंततः बुराई को मिटना ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।